पार्ट लिखा है जिटकाला सा ने और सेकंड पार्ट लिखा है बामा ने। ये दोनों ही पार्ट्स एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स हैं। मतलब इन्होंने अपनी लाइफ के एक इंसिडेंट को यहाँ पर शेयर किया है और ये दोनों ही राइटर्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से बिलोंग करते थे। मतलब वो कम्युनिटीज जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी से या मेन स्ट्रीम कल्चर से अलग होती है, जो हाई क्लास में नहीं आती है या बैकवर्ड क्लासेस में आती थी, उनमें ये बिलोंग करती थी। और ये दोनों ही चैप्टर्स जो हैं, इनमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड के इंसिडेंट को शेयर किया है, जहाँ पे वो बताती हैं कि उनका रिलेशनशिप कैसा था मेन स्ट्रीम कल्चर के साथ में। यानी क्योंकि वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से बिलोंग करती थी तो उन्हें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी और कितना प्रेजुडाइज होता था उनके साथ, कितना भेदभाव होता था उनके साथ में। तो जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है वो लिखा है जिटकाला सा ने। जिटकाला सा उनका पेन नेम था, मतलब जो नाम वो एज अ राइटर यूज करते थे, और उनका एक्चुअल नेम था गर्ट्रूड सिमन्स बॉनेन। और इनका जन्म 1876 में हुआ था। ये एक इंडियन अमेरिकन वुमेन थी और ये नेटिव अमेरिकन थी। मतलब इनका जन्म अमेरिका में हुआ था पर इनके जो एंसेस्टर्स थे वो इंडियन थे। मतलब उनके पूर्वज इंडियन थे पर इनका जन्म अमेरिका में हुआ था और ये वहीं पर ही रहती थी। और इन्होंने अपने टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था क्योंकि एक इंडियन अमेरिकन वुमेन थी और इन्हें सीवियर प्रिजुडिस फेस करना पड़ा था जो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता था वहाँ पर। मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा भेदभाव फेस करना पड़ा था, बहुत बायस्ड बिहेवियर फेस करना पड़ा था, और इसके खिलाफ उन्होंने फाइट बैक किया और वो जीती भी। और साथ ही में इन्होंने 1900s के आसपास आर्टिकल्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दिए थे कार्लाइल इंडियन स्कूल को क्रिटिसाइज करते हुए। तो कार्लाइल इंडियन स्कूल ये वो स्कूल था जिसमें वो पढ़ने गई थी। इसका एक्चुअल नाम है यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन इंडस्ट्रियल स्कूल, जो कि कार्लाइल में है, जो कि पेंसिल्वेनिया में आता है। और इसे जनरली कार्लाइल इंडियन स्कूल भी कहा जाता है। और ये एक बोर्डिंग स्कूल था इंडियंस के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में। और जिटकाला सा ने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की थी जो उनके साथ भेदभाव होता था, जो प्रेजुडिस होता था, उसके खिलाफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को, जो कि है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में वो हमें बताती हैं कि ये उनका पहला दिन था इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। लैंड ऑफ एप्पल्स का मतलब है कि वो जगह जहाँ पर जिटकाला सा का स्कूल था उसे लैंड ऑफ एप्पल्स कहा जाता है। और उनका ये पहला दिन था उनके स्कूल में, वॉज अ बिटर कोल्ड वन। मतलब उनका जो पहला दिन था वहाँ पर उस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी थी। वहाँ पर जो ग्राउंड था वो पूरी तरीके से स्नो से ढका हुआ था और जो वहाँ पर पेड़ थे उन पे कोई भी पत्तियां भी नहीं थी, वो बिल्कुल बेयर थे। तब उस टाइम पर एक जोर से एक बेल की आवाज़ आती है जो कि ब्रेकफास्ट के लिए थी। वो आवाज़ बेलफ्राई से आ रही थी। बेलफ्राई एक बेल टावर होता है या फिर जो घंटा घर होता है, उससे वो आवाज़ आ रही थी। और वो बहुत ज़्यादा लाउड मेटालिक वॉइस थी, वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी मेटल की, क्रैशिंग इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स। मतलब वो बहुत जोर से आवाज आई थी उस टाइम पे। मतलब एक तरीके से काफी चुभने वाली आवाज थी वो उन सेंसिटिव ईयर्स के लिए। मतलब क्योंकि वो सब बच्चे थे इसलिए वहां पे सेंसिटिव ईयर्स कहा गया है। तब वहां पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, बहुत हार्श नॉइसेस। मतलब वहां पे बहुत सारी आवाजें वहां पर आ रही थी जो कि ऑथर के कानों में काफी चुभ रही थी। वहां पर बहुत सारे लोग मरमर कर रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ बोल रहे थे। मर्मरिंग एन अननोन टंग, मतलब वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो ऑथर को नहीं आती थी। वो एक्चुअल में इंग्लिश में बात कर रहे थे और इंग्लिश यहाँ पर हमारी ऑथर को नहीं आती थी। और उनकी बातों के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और ऑथर को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। मेड अ बेड लैम्प विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड। मतलब वहाँ पे इतने सारे लोग बातें कर रहे थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वहाँ पर इतना शोर हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि वो एक बेड लैम्प, मतलब एक पागल खाने में बहुत सिक्योरली टाइड, मतलब बहुत अच्छे से उन्हें किसी ने एक पागल खाने में बांध दिया है, उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही थी। एंड दो माई स्पिरिट स्टोर, मतलब वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, वो काफी ज्यादा अजीब फील कर रही थी उस टाइम पे और उन्हें अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और वो स्ट्रगल इसलिए भी कर रही थी क्योंकि उन्होंने अब अपना फ्रीडम खो दिया था। क्योंकि इससे पहले वो अपनी मदर के साथ रहती थी, अपने ट्राइब में या अपने लोगों के साथ में, जहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम था। और यहाँ पर आकर वो पूरा फ्रीडम उनसे छिन गया था और अब उनका फ्रीडम वापस भी नहीं आ सकता था, इसलिए उसके लिए स्ट्रगल करना भी बिल्कुल यूजलेस था। अ पेल फेस वुमेन, मतलब एक वुमेन थी वहाँ पर जिनका फेस बिल्कुल पेल था, वो बिल्कुल इमोशनलेस था, उस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, उनके वाइट हेयर थे। वो उनके पास आती हैं और उन सभी लड़कियों को वहाँ पर एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है जो कि डाइनिंग रूम की तरफ जा रहे थे।
इसके बाद ऑथर वहां पर जो दूसरी इंडियन गर्ल्स थी उनको डिस्क्राइब करती है और उन्हें उनके बीच में बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उन सभी ने स्टिफ शूज पहन रखे थे, मतलब बहुत ही ज्यादा टाइट स्कूल शूज जैसे शूज पहन रखे थे। और साथ ही में उन्होंने क्लोजली क्लिंजिंग ड्रेसेस, मतलब काफी ज्यादा टाइट ड्रेसेस पहन रखी थी। और उसके ऊपर उन सभी ने स्लीव्ड एप्रन्स पहन रखे थे, मतलब क्योंकि वो सब खाना खाने जा रहे थे तो उन्होंने एप्रन्स पहने थे, पर उन एप्रन्स में स्लीव्स भी थी। और जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा बुरी लगी थी वो ये थी कि उन सभी के शिंगल्ड हेयर थे, मतलब उन सबके जो हेयर थे वो काफी शॉर्ट थे, जो उनके बाल थे वो बहुत छोटे थे। और उन्हें शॉर्ट हेयर्स इतने अनकंफर्टेबल क्यों लग रहे थे वो हमें आगे पता चलेगा इस चैप्टर में। और उन्हें तब इतना अजीब भी इसलिए लग रहा था क्योंकि सभी ने वहां पर स्टिफ शूज पहन रखे थे, पर वो वहां पर नॉइसलेसली चल रही थी अपने सॉफ्ट मोकैसिन्स में। मोकैसिन्स बहुत ही सॉफ्ट कंफर्टेबल लेदर के शूज होते हैं। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द ग्राउंड फॉर माई ब्लैंकेट हैज बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स। सिंकिंग टू द ग्राउंड एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट या सैडनेस। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उनका जो ब्लैंकेट था, तो यहाँ पर ब्लैंकेट का मतलब है या फिर एक स्कार्फ या फिर एक पीस ऑफ क्लॉथ जो उन्होंने अपने शोल्डर्स पर पहन रखा था, वो उनसे ले लिया गया था वहां पर। वो वहां पर जब दूसरी इंडियन गर्ल्स को देखती है तो उन्हें देखकर उन्हें लगता है कि उन्हें उन दूसरी इंडियन गर्ल्स को शायद फर्क ही नहीं पड़ता है वो कितनी ज्यादा इमोडेस्टली ड्रेस्ड हैं, यानी कितनी बेकार या फिर ऐसी तरीके से ड्रेस थी जो कि बिल्कुल भी डिसेंट नहीं था। और उन्हें देखकर उन्हें लगता था कि उन्हें शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो कितनी इनडिसेंट तरीके से ड्रेस्ड हैं, जो ऑथर हैं उनसे भी ज्यादा इमोडेस्ट तरीके से उन टाइटली फिटिंग क्लोथ्स में। इसके बाद वो सभी मार्च करते हैं, मतलब जाते हैं डाइनिंग रूम में, जहाँ पर जो दूसरी तरफ जो अपोजिट डोर था वहां से बॉयज एंटर करते हैं। इसके बाद वो देखती है कि वहां पर 3 यंग ब्रेव्स, मतलब 3 ऐसे लड़के वहां पर एंटर करते हैं जो कि ऑथर को काफी ज्यादा ब्रेव लगते हैं, काफी ज्यादा बहादुर लगते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सब जैसे ड्रेसेस नहीं पहन रखी थी, इतनी अनकंफर्टेबल ड्रेसेस नहीं पहन रखी थी। इसके बाद जो ऑथर है स्पाइट देम इन द रियर रैंक्स, मतलब वो उन्हें देखने लगती है। इन द रियर रैंक्स मतलब पीछे मुड़कर उन्हें देखती हैं और वो देखती है कि वो भी उतने ही ज्यादा अनकंफर्टेबल थे जितनी ऑथर वहां पर थी। इसके बाद वहां पर एक छोटी सी बेल की आवाज आती है और सभी लोग जो वहां पर होते हैं, सभी बच्चे होते हैं, वो अपनी चेयर को पीछे खींचते हैं। तो ऑथर भी वहां पर अपनी चेयर को पीछे खींचती है और उसी टाइम पे एंड एट वंस स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड, मतलब वो अपनी चेयर को पीछे खींचने के बाद ही वहां पर चेयर की साइड से ही उस चेयर पर बैठ जाती हैं। पर जैसे ही वो साइड में देखती हैं तो वो ये देखती हैं कि सिर्फ वही हैं उस पूरे हॉल में जो कि बैठी हुई हैं और बाकी सब वहां पर टेबल के पास में खड़े हुए ही हैं। और जैसे ही वो उन्हें देखती है और वापस से खड़े होने लगती है तब उन्हें बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है और वो ऑब्जर्व करती हैं कि आखिर उन्हें चेयर्स को कैसे यूज करना है। और जैसे ही वो खड़ी हो रही होती है तभी एकदम से सेकंड बेल बजती है और सभी लोग बैठ जाते हैं और तभी ऑथर भी फिर वापस से अपनी चेयर पर बैठ जाती है। उस टाइम पर उन्हें एक आदमी की आवाज आ रही होती है हॉल के दूसरे एंड से और फिर ऑथर उसे देखने की कोशिश करती है, पर उस टाइम पर जो वहां पर जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी ने अपना सर झुका रखा था अपनी प्लेट की तरफ। वो वहां पर लॉन्ग चेन्स ऑफ टेबल को देखती है, मतलब वहां पर बहुत सारी टेबल्स रखी हुई थी एक चेन में, और तभी उनकी नजर वापस से एक पेल फेस वुमेन, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, उन पर पड़ती है जो कि उन्हें घूर रही होती है। तभी एकदम से ऑथर भी अपना सर नीचे झुका लेती है, नीचे की तरफ देखने लग जाती है और सोच रही होती है कि आखिर क्यों एक स्ट्रेंज वुमेन उन्हें ऐसे देख रही है। और जब द मैन सीज्ड हिज मटरिंग, मतलब जो आदमी कुछ बोल रहा था, मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, क्योंकि ऑथर को उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी। और जब वो आदमी बोलना बंद करता है तब एकदम से थर्ड बेल की आवाज आती है और सभी लोग वहां पर अपनी नाइफ और अपना फोक, मतलब जो अपनी नाइफ है और जो उनका फोक है उसे उठाकर खाना स्टार्ट कर देते हैं अपने खाने को। और जब सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं तब ऑथर खाना खाने की जगह रोने लग जाती है, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड फील हो रहा होता है, काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन फील हो रही होती है, काफी अजीब लग रहा होता है वहां पर, क्योंकि उनके साथ जितने भी यहाँ पर इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कि वो अकेली बैठ गई थी उस पूरे हॉल में, फिर एक स्ट्रेंज वुमेन उन्हें घूर रही होती है, सभी बच्चे जो फॉलो कर रहे होते हैं वो उन्हें नहीं आता होता है, इसके कारण वो रोने लग जाती है, वो अपना खाना भी नहीं खा पा रही होती है। फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, मतलब अब इतनी गलतियां करने के बाद अब वो काफी ज्यादा डर गई थी
और अब वो कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, वो कोई भी नई चीज ट्राई नहीं करना चाहती थी वहां पर, वेंचर एनीथिंग मोर। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन द फर्स्ट डे। जो ऑथर हैं वो इस पूरे प्रोसेस को, जो कि खाना खाते समय सब फॉलो कर रहे थे, उसे ईटिंग बाय फॉर्मूला कहती हैं। और वो ये भी कहती हैं कि ये उस दिन की सबसे खराब चीज नहीं थी। उस मॉर्निंग में उनकी एक फ्रेंड जिनका नाम था जुडेविन, उन्हें एक वार्निंग देती है, क्योंकि जुडेविन को कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आते थे। तो वो आकर वार्न करती है ऑथर को कि उन्होंने ओवरहर्ड द पेल फेस वुमेन, मतलब उन्होंने सुना एक पेल फेस वुमेन को बात करते हुए कि वो हमारे लंबे बालों को काटने की बातें कर रहे थे। और यहाँ पर इसके बाद हमें पता चलता है कि क्यों आखिर ऑथर को शिंगल्ड या शॉर्ट हेयर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी मदर ने उन्हें सिखाया था कि हमेशा जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते थे, मतलब जो वॉरियर्स जिनके पास बिल्कुल भी स्किल्स नहीं थी और वो पकड़े जाते थे वॉर के टाइम पे एनिमीज से, तो उनके जो दुश्मन होते थे वो उनके बालों को काट देते थे, उनके हेयर को शिंगल्ड कर देते थे। और साथ ही में अमंग अवर पीपल, मतलब उनका जो कल्चर था उनमें जो शॉर्ट हेयर्स है वो मोर्नर्स रखते थे। मोर्नर्स मतलब जब किसी की डेथ हो जाती थी तब उसकी ग्रीफ में, उसकी सैडनेस में लोग अपने बालों को शॉर्ट करते थे। और वो ये भी मानते थे कि जो शिंगल्ड हेयर है वो कावर्ड्स रखते हैं, मतलब जो डरपोक होते हैं जिनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है, वो शिंगल्ड हेयर रखते हैं। तो जब जुडेविन ये सब ऑथर को बताती हैं तो इसके बाद वो अपने फेट को, मतलब उनके साथ जो होने वाला है उसको डिस्कस करते हैं कुछ मोमेंट्स के लिए। और उसके बाद जुडेविन बोलती है कि हमें सबमिट करना ही होगा, हमें अपनी हार माननी ही होगी, क्योंकि ये सब जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पर जो ऑथर है वो जुडेविन के साथ बिल्कुल भी अग्री नहीं करती है, वो रिबेल करती है, वो इस चीज़ को अपोज करती है। वो कहती हैं नो, आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट। मतलब मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, मैं सरेंडर नहीं करूंगी, मैं सबसे पहले स्ट्रगल करूंगी, मैं कोशिश करूंगी, मैं फाइट बैक करूंगी अपने हेयर्स के लिए। इसके बाद आई वॉच्ड माई चांस, मतलब वो एक चांस ढूंढती है कि जब कोई भी नहीं देख रहा होता है, कोई भी किसी का भी उधर ध्यान नहीं होता है, तब वो एकदम से डिसअपेयर हो जाती है, वो वहां से भाग जाती है। वो धीरे धीरे स्टेयर्स पर चढ़ने लग जाती है और वो कोशिश करती है कि वो जितनी क्वाइटली वहां से जा सके वो उतनी क्वाइटली उस चेयर से चढ़ती है, क्योंकि अब उनके जो सॉफ्ट मोकैसन्स होते थे, जो उनके शूज थे, वो उनसे ले लिए गए थे और उन्हें भी स्टिफ शूज, स्क्वीकिंग शूज दे दिए गए थे, मतलब जो काफी ज्यादा आवाज कर रहे थे। पर वो जितनी क्वाइटली पॉसिबल था उतनी क्वाइटली वहां से जा रही होती हैं। इसके बाद वो एक हॉल से पास होती हैं और उन्हें भी पता नहीं होता है कि आखिर वो कहाँ जा रही हैं। पर फिर वो देखती हैं कि वहां पर एक खुला दरवाजा होता है। वो वहां पर मुड़ती हैं और वो एक बड़ा सा कमरा था और वहां पर 3 वाइट बेड्स थे, 3 सफेद पलंग लगे हुए थे और वहां पर जो विंडो थी वो भी कवर्ड थी एक डार्क ग्रीन कर्टन से, मतलब वहां पर डार्क ग्रीन कलर के कर्टन्स लगे हुए थे, जिसके कारण वो रूम बहुत ज्यादा डिम हो गया था। उसके अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही थी और उस रूम में कोई भी था भी नहीं। तो इसीलिए वो जल्दी से उस रूम में चली जाती है और उस डोर से जो सबसे दूर वाला कॉर्नर होता है उस रूम का, वहां पर चली जाती हैं और फिर उस कॉर्नर में वो एक पलंग के नीचे छुप जाती हैं। और फिर वो वहां से पियर्ड आउट, मतलब झांक कर देखती है, शडरिंग विद फियर, मतलब वो डर के मारे कांप रही होती है जब भी उन्हें सुनाई देता है कि कुछ लोग उनके रूम के आसपास से निकल रहे हैं। जब उनके फुटस्टेप्स की आवाज आती है तब उन्हें बहुत ज्यादा लाउड वॉइसेस सुनाई देती है कि उनके नाम को बुलाया जा रहा है बार बार। और जुडेविन भी उनके नाम को बुला रही थी, मतलब उन्हें बुला रही थी और सभी उनको ढूंढ रहे थे। पर फिर भी वो चुपचाप वहां पर बैठी रहती है उस पलंग के नीचे, वो किसी की भी आवाज का आंसर नहीं करती है। देन द स्टेप्स वर क्विकेंड, मतलब अब जो चलने की आवाजें थी वो और ज्यादा बढ़ती जा रही थी और ज्यादा तेज होती जा रही थी और वो उनके रूम के पास आते जा रहे थे। और तभी एक वुमेन और कुछ दूसरी गर्ल्स उस रूम में एंटर करती हैं और जब वो उस रूम में एंटर करते हैं तब ऑथर अपनी ब्रेथ को भी होल्ड करती हैं ताकि वो बिल्कुल भी आवाज न करें। वो देखती हैं कि वहां पर जो वो लोग होते हैं वो क्लोजेट्स को, वो कबर्ड्स को खोल खोल कर देख रहे होते हैं। वो वहां पर जो लार्ज ट्रंक्स थे, मतलब जो बड़े बड़े सूटकेसेस रखे हुए थे, उसमें देखते हैं और ऑथर को ढूंढ रहे होते हैं। पर एकदम से उस टाइम पर उनमें से एक कर्टन्स हटा देती है और उसके कारण जो पूरा वो जो रूम था वो पूरी तरीके से रोशनी से भर जाता है। What caused them to stoop and look under the bed?
आई डू नॉट नो। मतलब इसके बाद ऑथर कहते हैं कि एकदम से उस कर्टन को खोलने के बाद पता नहीं क्यों उनमें से एक जो वुमेन थी उनके मन में ख्याल आया कि वो बेड के नीचे झुक कर देखे, और उनके मन में ऐसा क्यों ख्याल आया वो उन्हें आज तक ऑथर को समझ नहीं आया है। पर क्योंकि अब वो ऑथर को देख लेती हैं तो उन्हें ऑथर को बस इतना ही याद आता है कि उस इंसिडेंट के बाद में उन्हें पलंग के नीचे से ड्रैग किया जाता है, खींच कर बाहर निकाला जाता है। ऑथर भी उस टाइम पर रेजिस्ट करती है बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली। मतलब वो जोर जोर से लाते मार कर रेजिस्ट कर रही थी और अपने नाखूनों को मार रही थी, पर फिर भी उन्हें वहां से ड्रैग किया जाता है और नीचे वाले फ्लोर पर लेके जाया जाता है और वहां पर उन्हें एक चेयर से बांध दिया जाता है। ऑथर वहां पर बहुत जोर से रोने लग जाती हैं, जोर जोर से अपने सर को भी हिलाती है, पर जब वो फील करती है अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ सिजर अगेंस्ट माई नेक, एकदम से उन्हें फील होता है कि एक कोल्ड ब्लेड, मतलब जो सिजर की जो ब्लेड होती है वो उन्हें फील होती है उनके नेक पे। और उसे कोल्ड ब्लेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑथर इतना ज्यादा रो रही थी, इतना ज्यादा रेजिस्ट कर रही थी, पर फिर भी उनमें से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। मतलब वो कोल्ड ब्लेड्स इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बिल्कुल मर्सीलेस थी, उन लोगों में बिल्कुल भी दया की फीलिंग नहीं थी। और जब उन्हें उस कैची की आवाज आती है जिनसे उनकी एक थिक ब्रेड, मतलब एक जो उनकी चोटी थी उसे काट दिया गया था, तब वो अपने सर को हिलाना बिल्कुल बंद कर देती है क्योंकि अब उन्होंने बिल्कुल अपना होप खो दिया था। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, मतलब अब उनकी हिम्मत भी जवाब दे गई थी। इसके बाद वो हमें बताती हैं कि जब से उन्हें उनकी मदर से अलग किया गया था, मतलब इस स्कूल में लाया गया था, उस दिन से ही उन्हें काफी ज्यादा सफर करना पड़ा था एक्सट्रीम इंडिग्निटीज को। मतलब उन्हें वहां पर काफी ज्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी थी, काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी थी। लोग उन्हें स्टेयर करते थे, लोग उन्हें घूरते थे क्योंकि वो एक इंडियन अमेरिकन लड़की थी। मतलब उनका कल्चर उससे अलग था, इसलिए लोग उन्हें घूरते थे। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, मतलब उन्हें एक पपेट जैसे इधर से उधर टॉस किया जाता था, फेंका जाता था। और अब उनके जब लॉन्ग हेयर्स, मतलब उनके जो लंबे लंबे बाल थे, उन्हें भी काट दिया गया था जैसे कि कावर्ड्स, मतलब डरपोकों के किए जाते थे। तब उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा था, उन्हें बहुत सारी मतलब ये सब हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती थी वहां पे। और जब उन्हें इतना बुरा लगता था तब वो बहुत ज्यादा रोती थी अपनी मदर के लिए, पर वहां पर कोई भी उनके पास भी उस टाइम पर नहीं आता था जो कि उन्हें संभाल सके। नॉट अ सोल रीजन क्वाइटली विथ मी, मतलब वहां पर एक भी ऐसा कोई नहीं था जो कि उनके साथ क्वाइटली वहां पर बैठ सके, उन्हें संभाल सके जैसा कि उनकी मदर उन्हें संभालती थी। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मेनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय अ हर्डर, और उन्हें लगता था कि अब वो भी ऐसे जानवरों में से ही एक ही हैं जिन्हें एक हर्डर संभाल रहा है। मतलब जैसे कि एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स को एक हर्डर, मतलब एक आदमी संभालता है, उन्हें मारता है और उनके लिए पाथ फिक्स करता है, तो उन्हें भी बिल्कुल वैसी ही फीलिंग्स आ रही थी कि वो भी एक ऐसे ही ग्रुप का पार्ट है जिन्हें एक हर्डर ड्राइव कर रहा है, उन्हें बता रहा है कि उन्हें क्या करना है और उन्हें उस चीज को फॉलो करना ही पड़ता है। तो इसी के साथ खत्म होता है इस चैप्टर का